हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आई हूँ, जहाँ से कि डिफरेंट टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीडीपी का सेक्शन जो है कॉमन पार्ट रहता है टीचिंग एग्जाम में। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और आज की वीडियो सेकंड पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When a child with normal intelligence shows difficulty in reading and comprehending language, it indicates that the child is showing symptoms of। एक बच्चा जो कि नॉर्मल इंटेलिजेंस के साथ है और वो डिफिकल्टी शो कर रहा है लैंग्वेज को रीड करने में और लैंग्वेज को समझने में, तो ये बच्चे की कौन से सिम्टम की ओर इंडिकेट कर रहा है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्कैल्कुलिया, सी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। ए ऑप्शन डिस्ग्राफिया जो है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें कि बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है अपने थॉट्स को किसमें टर्न आउट करने में, रिटन लैंग्वेज में टर्न आउट करने में बच्चा जो है डिफिकल्टी फेस करता है, तो उस प्रॉब्लम को बोला जाता है डिस्ग्राफिया। बी ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया जो है वो जो है एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है बच्चे की, जो कि नंबर से रिलेटेड होती है और नंबर जो है वो मैथ से रिलेटेड होते हैं। तो इन बच्चों को जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो डिसकैल्कुलिया उसको बोला जाता है जहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। देन ऑप्शन सी जो है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और ये अफेक्ट करती है बच्चे के फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को, तो जिसमें कि जो फिजिकल स्किल है उसमें दोनों स्किल आ जाएंगी, फाइन मोटर स्किल भी और ग्रॉस मोटर स्किल भी, दोनों स्किल्स को जो है इम्पैक्ट करती है डिस्ग्राफिया जो प्रॉब्लम है। और इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जो है बच्चे की एबिलिटी जो है इम्पैक्ट होती है फिजिकल एक्टिविटी को प्लान करने की, उसको ऑर्गेनाइज करने की और साथ में एग्जीक्यूट करने की। तो जो डिस्प्रेक्सिया है वो फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, फिजिकल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। देन ऑप्शन डी जो है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है वो डिसलेक्सिया जो है वो डिफिकल्टी फेस करता है बच्चा डिसलेक्सिया में, जहाँ पे कि उसको लैंग्वेज को रीड करने में और समझने में जो है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये सिम्टम जो है किसकी ओर इंडिकेट करते हैं, डिसलेक्सिया की ओर। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन 2, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जहाँ पे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो है मॉडिफिकेशन की जाती है और न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन किया जाता है। ए असेमिलेशन, बी एकोमोडेशन, सी इगोसेंट्रिज्म एंड ऑप्शन डी अडेप्टेशन। तो यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग स्कीमा में आप चेंज कर रहे हो न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन की बात की हुई है। जो ऑलरेडी स्कीमा एडिड है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एकोमोडेशन। तो सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 3, पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। आपको इन्फेंसी का टाइम ड्यूरेशन बताना है। ए ऑप्शन बर्थ टू 2 years, बी बर्थ
to 3 years, C 2 to 3 years and ऑप्शन डी बर्थ टू 1 ईयर। तो इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो है बर्थ टू 2 ईयर्स, और इन्फेंसी को जो है क्रिटिकल टाइम पीरियड माना जाता है, क्रिटिकल टाइम माना जाता है इन्फेंट के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन्फेंसी का जो पीरियड है वो क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बर्थ टू 2 ईयर्स। जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी होती है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो आपको 4 ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है चूज करनी है। तो सोशलाइजेशन जो है वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कि आप जो है सोसाइटल नॉर्म्स और सोसाइटल वैल्यूज को अडॉप्ट करते हो थ्रू इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। तो ए ऑप्शन है सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली, कि सोशलाइजेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और फैमिली के द्वारा डन करवाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि प्राइमरी एजेंसी है आपकी फैमिली। उसके बाद जो है बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले बच्चों से वो इंटरेक्ट करता है। तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली और पेरेंट्स ही सोशलाइजेशन प्रोसेस करवाती है। तो ये चीज गलत होगी। बी असेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। जो मास मीडिया का असेस है वो ग्रो कर रहा है, और साथ में मास मीडिया जो है एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को और बिलीफ सिस्टम को जो है इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बात जो है करेक्ट है, क्योंकि जो मास मीडिया है वो रिच सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, जो कि आपको पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में अवेयर करता है, करंट अफेयर्स के बारे में अवेयर करता है। तो ये सब चीजें जो है आपके एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स, इन सब चीजों को अफेक्ट करती है। तो बी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। देन सी ऑप्शन चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मीडिया, तो ये चीज गलत होगी, क्योंकि अब जो है आप मीडिया से कनेक्ट कर सकते हो बाय फेसबुक, मेलिंग, लेटर मेल करके। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि आप मीडिया से कनेक्ट कर सकते हो। देन डी ऑप्शन है मीडिया इज वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो मीडिया जो है अच्छा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का और प्रोडक्ट्स को सेल करने का, बट मीडिया का सिर्फ यही काम होता है कि वहां पर आप प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। तो ये चीज बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि मीडिया के थ्रू जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी असेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। Question 5. When the adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child to current level of performance, it is called। जब adults जो हैं वो adjust करते हैं असिस्टेंस में, ताकि वो बच्चे के प्रोग्रेशन को फैसिलिटेट कर पाएं जो उसका करंट लेवल है परफॉर्मेंस का, तो उसको क्या बोला जाता है आपको ये बताना है। ए ऑप्शन स्कैफोल्डिंग, बी पार्टिसिपेटरी लर्निंग, सी कोलैबोरेटिव लर्निंग, डी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जब जो है एडल्ट्स जो है, एक तो बच्चा जब वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है उसका जो लेवल होगा परफॉर्मेंस का, उसके बाद जब एडल्ट जो है उसको असिस्ट कर रहा है ताकि वो जो उसका परफॉर्मेंस का लेवल है उस लेवल को वो थोड़ा सा और बढ़ा पाए, तो उस जो वो गैप है ये आपसे पूछा गया है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो वो जो असिस्टेंस होती है कि बच्चा जो है, जो करंट लेवल उसका है परफॉर्मेंस का, उस लेवल में उस लेवल को बढ़ाने के लिए जो है जब हेल्प करता है एडल्ट, तो उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जो इंडिपेंडेंटली बच्चे को पता है कि डिवीजन किस तरह से किया जाता है, देन उसको जो है टीचर एक्सपोनेंशियल
डिवीजन जो है सॉल्व करने के लिए दे देता है। तो जो डिवीजन का प्रोसेस है वो उसका जो है करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है जो कि बच्चे को आता है इंडिपेंडेंटली। अब जो एडल्ट है यानी कि जो टीचर है वो असिस्ट कर रहा है उसको एक्सपोनेंशियल डिवीजन किस तरह से किया जाता है। एक्सपोनेंशियल डिवीजन को असिस्ट करने के लिए वो बच्चे को जो है एक क्वेश्चन में जो है उसके स्टेप्स बता देता है और उसके बाद उसको जो है बाकी का जो है सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो उस चीज को बोला जाता है प्रॉक्सिमल डिवॉल्वमेंट, जहां पे कि बच्चा जो है करंट लेवल उसका क्या था कि वो जो है डिवीजन मेथड को जानता था और टीचर की हेल्प करने के बाद एक्सपोनेंशियल डिवीजन जब टीचर ने दिया और टीचर ने उसको स्टेप बता दिए एक्सपोनेंशियल डिवीजन में कि कौन से स्टेप यूज करने हैं और उसके बाद जो है टीचर ने बच्चे पर छोड़ दिया। तो उसके बाद जो वो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को तो उस जो उसका लेवल बढ़ा परफॉर्मेंस का, जो उसका परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ा तो उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल डिवॉल्वमेंट। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स ए चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या इन्वॉल्व करता है कि बच्चा एक कोने में बैठकर पढ़ता रहे, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इस बात को सपोर्ट नहीं करता। बी, लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, कि बच्चे को एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में उसके लर्निंग प्रोसेस हो, तो ये चीज भी सपोर्ट नहीं करता। सी, एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, तो ये चीज तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि जहां पर जो है बच्चे को कोई भी एक्टिविटी के अंदर कोई भी उसको प्ले ना करवाया जाए। एंड ऑप्शन डी, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बच्चों के लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की बात जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन करता है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स। क्वेश्चन 7, इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश एंड डैश, तो मिडल चाइल्डहुड पीरियड के दौरान स्पीच जो है ज्यादा क्या होती है किस चीज के बजाय, आपको ये बताना है और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि जो मिडल चाइल्डहुड है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो ए ऑप्शन सोशलाइज्ड इगोसेंट्रिक, बी एनिमिस्टिक सोशलाइज्ड, सी मैच्योर इमैच्योर, डी इगोसेंट्रिक सोशलाइज्ड। तो मिडल चाइल्डहुड में जो लैंग्वेज डिवॉल्वमेंट जो है वो बच्चे की हो गई होती है, तो जो बच्चे की स्पीच है वो सोशलाइज्ड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईगोसेंट्रिक। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोशलाइज्ड ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, inclusive education assumes that we should change the dash to fit the dash, तो inclusive education जो है ये मानती है कि हमें जो है क्या चेंज करना चाहिए जिसमें कि फिट हो सके। तो आपको ये बताना है ए सिस्टम चाइल्ड, बी एनवायरनमेंट फैमिली, सी चाइल्ड एनवायरनमेंट, डी चाइल्ड सिस्टम। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये मानती है कि हमको जो है सिस्टम को चेंज करना चाहिए जिसमें कि बच्चा फिट हो सके, यानी कि अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो उसमें बच्चे को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती इंक्लूसिव एजुकेशन, फॉल्ट जो है वो सिस्टम को ही माना जाता है। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क, तो इन चारों में से कौन सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नहीं है। यहाँ पर नॉट पूछा है। ए ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बी प्रोजेक्ट, सी ऑब्जर्वेशन, डी रैंकिंग द स्टूडेंट्स। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है जैसे आपको पता है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस करवाया जाता है। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है वो लर्निंग
प्रोसेस के बीच में जो है आपसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क है, प्रोजेक्ट भी फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क है जो कि आपके लर्निंग प्रोसेस के दौरान करवाया जाता है। ऑब्जर्वेशन तो आपका लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही किया जाता है कि आप जो है लर्निंग प्रोसेस के दौरान किस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहती है। देन उसके बाद है ऑप्शन डी, रैंकिंग द स्टूडेंट। जो रैंकिंग है वो साल के एंड में किया जाता है। तो ये समेटिव असेसमेंट का टास्क है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रैंकिंग द स्टूडेंट्स। तो एक इफेक्टिव टीचर के लिए क्या जरूरी होता है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। ए, एम्फेसाइज डिक्टेटिंग आंसर फ्रॉम द बुक, कि बुक से जो है आंसर को डिक्टेट करना, उस पर फोकस करना ही इफेक्टिव टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये नेगेटिव है। बी, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लर्निंग पर ही फोकस करना ग्रुप एक्टिविटी के बजाय, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव टीचर जो है इंडिविजुअल लर्निंग पर भी फोकस करता है और ग्रुप एक्टिविटी पर भी फोकस करता है। सी, अवॉइड डिस्क्रप्शन कॉस्ट ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं उस चीज से टीचर इफेक्टिव टीचर को जो है उस डिस्टरबेंस को अवॉइड करना ही जरूरी है। तो ये चीज नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे की जो क्वेश्चनिंग है उसको आंसर जो है एक इफेक्टिव टीचर हमेशा करता है, चाहे बच्चा जितनी भी बार पूछे उस चीज से उसको डिस्टरबेंस जो है क्रिएट नहीं होती है इफेक्टिव टीचर के लिए। डी ऑप्शन, बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, तो जो एक इफेक्टिव टीचर होता है वो अपने हर एक बच्चे के साथ रिलेट करता है और उसका जो बेस्ट टीचर होता है वो हमेशा हार्ड वर्क करता है फिगर आउट करने के लिए कि वो अपने बच्चों से किस तरह से रिलेट कर सके, क्योंकि जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट करना जो है डिफिकल्ट टास्क होता है। तो जो इफेक्टिव टीचर होता है वो हमेशा वे फाइंड आउट करता है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है किस तरह से कनेक्ट कर सके। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।